समुद्री तूफान दाना की रफ्तार कम हो गई है। इस तूफान के साथ मौसम ने भी मिजाज बदल लिया है, लेकिन झारखंड में सियासी तूफान अपने उफान पर है। सर्द होते इस मौसम में राजनीति का तापमान भी बढ़ा हुआ है। आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के मैदान सज गए हैं। शहमात का खेल चल रहा है। दलों की दीवार टूट रही है। एक एक सीट पर मुकाबला जबरदस्त है, लेकिन कुछ खास ऐसी सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें होंगी। चुनावी दंगल में हम ऐसी हॉट सीटों पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के इस खास कार्यक्रम चुनावी समर की जमीनी हकीकत में। आज हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड के चंदन क्यारी विधानसभा सीट की। इस पूरे चर्चा में हम बात करेंगे चंदन क्यारी विधानसभा सीट के राजनीतिक समीकरण, तापमान और हालिया हालात पर। साथ ही हम आपको इस सीट के ग्राउंड रिपोर्ट से भी रूबरू करवाएंगे। चंदन क्यारी की कोख में छिपे हैं 800 साल पुराने रहस्य। यहाँ जैन धर्म व हिंदू देवी देवताओं से संबंधित प्राचीन अवशेष मिलते रहे हैं। बंगाल में पाल व सैन्य वंश के पौराणिक शासन में चंदन क्यारी धर्म नगरी के रूप में स्थापित हुई। चंदन क्यारी का शिव मंदिर, भैरवनाथ धाम, चिटकरी धाम, बेलूट और चास का चीचका धाम धार्मिक पौराणिक धरोहर है। भैरवनाथ धाम का ऐतिहासिक महत्व है। पूर्व की मानभूम जिले की इस स्थान को कुंती वर्जित भूमि भी कहा गया है। ऐसी दंत कथा जहां पांडवों के अज्ञातवास के समय पांडव माता कुंती एवं भाइयों के साथ यहां ठहरे हुए थे। ये चंदन क्यारी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व था। अब बात करते हैं चंदन क्यारी के राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक उतार चढ़ाव की। 1952 में हुए पहले चुनाव में चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र का नाम चास चंदन क्यारी रघुनाथपुर पाड़ा था। तब मानभूम का हिस्सा था। इस सीट से काशीपुर पंचकोट स्टेट के महाराजा शंकरी प्रसाद सिंह देव पहले विधायक थे। 1956 में बिहार बंगाल के विभाजन के बाद ये सीट रिजर्व नहीं थी और 1967 में अनुसूचित जाति के लिए सीट को आरक्षित कर दिया गया। इस आरक्षित से 1967 में यहाँ से शशि बावरी पहले विधायक बने। 1972 में चास और चंदन क्यारी को मिलाकर चंदन क्यारी विधानसभा बना। 80 के दशक से ही इस सीट पर कांग्रेस, मार्क्सवादी, झामुमो और भाजपा का जनाधार रहा है और वर्तमान 2024 के विधानसभा चुनाव में चंदन क्यारी एक नए राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। तो इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ और झारखंड की राजनीति का ताना बाना समझने वाले आनंद मोहन जी। सर, सबसे पहले आपका खूब स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सर, पहला सवाल मेरा ये होगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कि चंदन क्यारी की सीट क्यों खास है। देखिए, चंदन क्यारी की सीट खास इसलिए है, जैसा कि आपने कहा भी इंट्रो में ना, कि ये हॉट सीट है। मतलब ये ऐसी सीटें हैं जिस पर पूरे झारखंड की निगाह होगी। तो निगाह क्यों है? निगाह इसलिए है कि सीट से अमर कुमार बावरी, जो भाजपा के नेता हैं और सदन में भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता रहे, विरोधी दल के नेता रहे, तो वो सीट उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि इस सीट से भाजपा की साख जुड़ गई है। और एक ऐसी सीट है, बाबूलाल मरांडी और दूसरे 5, 7, 10 नेताओं के अगर कहें जिनके चुनावी परिणाम पर पूरे झारखंड की नज़र होगी तो ये चंदन क्यारी की सीट है। और दूसरा, ये सीट इसलिए भी खास हो गई क्योंकि इस सीट पर आसू का जो ताना बाना था, जो आसू का वहाँ एक जो प्रत्याशी थे उमाकांत रजक, वो आसू छोड़ करके चले आए हैं जेएमएम की तरफ से और जेएमएम ने उनको उम्मीदवार भी बना दिया। तो इस लिहाज से मुकाबला वहाँ बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि ये दोनों बड़े ही परंपरागत लड़ाई लड़ते रहे हैं पिछले चुनाव से। तो ये स्थिति है भी वहाँ, इसलिए सीट सबकी निगाहों में है। अब खास है जी। सर, उसके बाद ये जानना चाहूंगी कि चंदन क्यारी की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही, मतलब चुनावी ट्रेंड क्या रहा है अब तक। अगर जो आपका सवाल है उससे अगर हम समझें तो आप झारखंड के गठन के बाद की बात करते हैं, जितने चुनाव अभी हुए, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पर उमाकांत रजक और जो अमर कुमार बावरी हैं वो परंपरागत लड़ाई में रहे हैं और बहुत ही तीखा संघर्ष, बहुत ही कांटे की टक्कर ये चंदन क्यारी में होती रही। 2005 में जेएमएम ने वहाँ चुनाव जीता था, हारू रजवार वहाँ चुनाव जीते थे, 17,000 समथिंग वोट लाए थे और उमाकांत रजक दूसरे स्थान पर 13,000 वोट लाए थे। उस समय अमर बावरी को 12,000 वोट आया था। तो 2005 में वहाँ से जेएमएम
की फतह हुई थी। 2005 के बाद 2009 में वहाँ से उमाकांत रजक चुनाव जीत गए और वो उमाकांत रजक जो पहले आसू में थे अभी चले गए हैं जेएमएम के खेमे में। तो उस 2009 के इलेक्शन में उमाकांत रजक ने 36,620 वोट लाए थे, जो आंकड़े बताते हैं, और अमर कुमार बावरी को 33,103 वोट मिले थे, यानी 3,000 का ही मात्र मार्जिन रहा था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीट में बहुत ही मजबूत लड़ाई होती है, तो लगभग 3,000 के वोट से वो उमाकांत रजक जीते। 2014 का परिणाम बड़ा चौंकाने वाला परिणाम था, खास करके तब जब एक मोदी लहर थी, और उस मोदी लहर में अमर कुमार बावरी जो आज भाजपा में हैं, उस समय भी बाबूलाल की मांडी की पार्टी जेवीएफ से चुनाव लड़ रहे थे और 81,000 के करीब वोट उन्होंने लाया था। तो बड़ा मार्जिन था, क्योंकि उस समय उमाकांत रजक को 47,000 के करीब वोट आया था। तो बहुत विपरीत परिस्थिति में आप समझिए कि जब पूरे भाजपा की लहर थी, तो अमर बावरी इतने बड़े वोट उनका लाना सबको चौंकाने वाला वो सीट हो गया था। तो वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण था उसकी धार बहुत ही तगड़े तरीके से उस समय अमर कुमार बावरी ने मोड़ ली थी अपने पक्ष पे, और वो रिजल्ट परिणाम उन्होंने दिया। 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में जैसा आप जानती हैं कि भाजपा और आसू का गठबंधन नहीं हो पाया था। तो 2019 का चुनाव अमर कुमार बावरी ने 67,000 वोट लाया, उमाकांत रजक ने 58,000 वोट लाया, फिर मार्जिन थोड़ा सा घटा, और फिर उमाकांत रजक एक तरह से कहिए तो फिनिशिंग लाइन को टच करने वाली लाइन तक वो पहुंच रहे थे। उमाकांत रजक उस को थोड़ा सा छू नहीं पाए 5,000-7,000 वोट से। तो फिर मामला वही 2009 वाला स्थिति आ गया, जो बहुत मार्जिन कम हुआ था। 2014 में एक बड़ा मार्जिन था अमर बावरी के पास, और उसमें उस समय झामुमो से विजय कुमार रजक खड़ा हुए थे, जब 36,000 वोट आया था। तो एक को 67,000, 58 और 36,000। तो झामुमो का भी वहाँ पर ठीक ठाक उस समय तक प्रदर्शन रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2014 और 2019 दो लगातार चुनाव अमर कुमार बावरी जीत रहे हैं। इस बार परिस्थितियाँ जो है आसू के लिए वहाँ प्रतिकूल हो गई, क्योंकि वो सीट अमर कुमार बावरी को चला गया। तो आसू को स्वाभाविक था कि उमाकांत रजक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, तो वो समझौता नहीं कर सकते थे। और इंडिया गठबंधन को जो एक वहाँ पर जिसको कहें कि ब्लैंक था अपने आप में, एक खालीपन था इंडिया गठबंधन, कोई मजबूत दावेदार नहीं थे। तो इस राजनीति की आबो हवा में उसको एक नया उम्मीदवार मिल गया उमाकांत रजक जैसा, जो इस पूरे चुनाव को बहुत रोचक बना दे रहा है। अगला सवाल ये होगा सर कि इस चुनाव में सीट का समीकरण क्या है? चंदन क्यारी सीट का जी सीट का समीकरण, आप मतलब अगर वहाँ चुनावी समीकरण बोलेंगे तो समीकरण तो यही है कि एकदम मतलब सीधा दो लोगों के बीच फाइट है, दो ध्रुवों के बीच में फाइट है। पहले भी इस सीट पर दो ही लोग के बीच फाइट होता रहा था, लेकिन कभी कभी झामुमो लड़ गया, कभी आसू लड़ गया, तो एक थोड़ा वोटों का बिखराव था। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेस या कहें भाजपा एनडीए वर्सेस, अब एनडीए तो वहाँ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि एनडीए के जो उमाकांत रजक थे तो एक बड़ा फोल्डर वो आसू का लेके निकलेंगे। तो वहाँ जो आपके अमर बावरी हो गए और उमाकांत रजक हो गए, दोनों के बीच बहुत सीधी लड़ाई है। समीकरण अभी तत्काल वही दिखता है। एक छोटा सा ट्विस्ट इस पूरे चुनाव में जो मुझे दिख रहा है वो जयराम महतो का फैक्टर है। जयराम महतो के वहाँ से उम्मीदवार हैं अर्जुन अजवार हैं या बावरी हैं, कोई इस नाम में कंफ्यूज कर रहा हूँ। वो चुनाव उन्होंने लड़वाया है जयराम की पार्टी में। तो जयराम का जो अपना पॉकेट वोट है, जयराम का की पार्टी का जो अपनी जो पकड़ है, वो उस चुनाव में थोड़ा एंगल मुझे लगता है कि बदलेगा चंदन क्यारी के इलाके में, क्या कि वो बोकारो से सटा हुआ इलाका है, डूंगरी से सटा हुआ इलाका है। उस इलाके में जयराम का अपना एक प्रभाव बढ़ता दिखता है। तो एक असर इस चुनाव में जयराम की पार्टी का भी आपको चंदन क्यारी में दिख सकता है। जयराम महतो की बात हो रही है सर, तो जानना चाहेंगे कि जैसे लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो विधानसभा चुनाव में उनका कैसा अभी चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है? हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा आपका अलग है इस पूरे संदर्भ से, लेकिन जयराम का जब जयराम की बात आती है तो सारे लोग पूछते हैं उसका प्रदर्शन क्या रहेगा। तो बहुत अभी चुनाव सामने है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो सही है आपने जैसा कहा भी कि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा, तभी ये बातें कर रहे हैं हम लोग, और ये सवाल भी आपके मन और जहन में है कि वो क्या प्रदर्शन करेंगे। तो जो इलाका है गिरिडीह वाला इलाका जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ा था बड़े अच्छे मार्जिन से, या फिर आप बोले रांची विधानसभा लोकसभा सीट में, वैसा उन सीटों में, टुंडी के इलाके में, तो वो पूरा इलाका तो एक नया समीकरण बना रहा है चुनाव।
और परिणाम तो आखिर अब जिस तरह से रोचक लड़ाई होती जा रही है तो किसी परिणाम के पूर्वानुमान पर बात नहीं कर पाएंगे। तो इस चर्चा में हम फिर से वापस लौटेंगे, पर इस समय हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड से सीपी सिंह, हमारे सहयोगी। सीपी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार चंदन क्यारी विधानसभा में मुद्दे क्या हैं। जी महिमा जी, अगर चंदन क्यारी के चुनाव की बात करें तो इस बार भी मुद्दे वही हैं जो पिछले कई दशक से चलते आ रहे हैं। इस बार भी मुद्दा कोई बदला नहीं है। चंदन क्यारी के कई क्षेत्रों में अभी भी बुनियादी सुविधा की घोर कमी है। चंदन क्यारी में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो पूरे जिले स्तर पर प्रसिद्ध हो। चिकित्सा के क्षेत्र में भी चंदन क्यारी में कुछ खास नहीं है। न ही रोजगार को लेकर चंदन क्यारी में कुछ कदम उठाया गया है। हालांकि चंदन क्यारी में एक प्राइवेट स्टील का प्लांट जरूर खुला है, लेकिन वह यहाँ की रोजगार समस्याओं को दूर करने में अभी तक नाकाम ही साबित हुआ है। अभी भी लोग यहाँ से कमाने के लिए दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि उस पलायन के कारण लोगों की हानि भी हुई है। कई लोग काल के गाल में भी समा गए हैं। इस कारण कहा जा सकता है कि इस बार भी चुनाव वही उन्हीं मुद्दों पर होगी जो दशकों से होती आ रही है। हालांकि एक नया मुद्दा नहीं कहेंगे, इससे पुराना मुद्दा ही कहेंगे। इस बार भी सर्विस सेटलमेंट को लेकर पिछले साल और पिछले कई सालों से वो हंगामा होते रहा है। कई बार आंदोलन भी होते रहा है, लेकिन सर्विस सेटलमेंट को लेकर न ये सरकार ने कुछ कर पाई और न ही पिछली सरकार ने कुछ कर पाया था। चंदन क्यारी की पहचान कहीं न कहीं भैरव स्थल से भी जुड़ी हुई है। पिछले कई साल से भैरव महोत्सव तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी तो भैरव महोत्सव के जरिए चंदन क्यारी की पहचान को बढ़ाने का प्रयास बहुत हद तक किया गया। लेकिन हाल के दिनों में भैरव स्थल को आधुनिक तर्ज पर विकसित करने का कोई प्रयास होता दिख नहीं रहा है। यह भी चुनाव में लोगों को खल रहा है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि जब अयोध्या सर्किट बनाया जा सकता है, देवघर में सर्किट बनाया जा सकता है, रजरप्पा मंदिर का विकास किया जा सकता है, तो फिर भैरव स्थल को उस तर्ज पर विकसित क्यों नहीं किया जा सकता। सीपी सिंह जी, चूंकि आप ग्राउंड पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो आपके अनुसार प्रचार में मतदाताओं को कैसे रिझाया जा रहा है? झारखंड में चुनावी बिसात बीत चुकी है और हर नेता अपने आप को दूसरे से बीस साबित करने में लगा हुआ है। साथ मिल रहा है उनके राजनीतिक दल का। चंदन क्यारी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। झामुमो और भाजपा आमने सामने की लड़ाई में एक दूसरे से कई टक्कर ले रही है। साथ ही कार्यकर्ता भी एक दूसरे को नीचे दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहां झामुमो के उम्मीदवार राज्य सरकार के किए गए कामकाज को लेकर जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर भाजपा उम्मीदवार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार की नाकामियों को गिनाकर अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। सिर्फ पसीना जमीन पर ही नहीं बहाया जा रहा, बल्कि इस बार का चुनाव डिजिटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है। भाजपा के समर्थक झामुमो के समर्थकों को नीचा दिखाने के लिए हर दिन नया रील बना रहे हैं। वहीं झामुमो के समर्थक भी भाजपा को नीचे दिखाने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में जितना पसीना जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बहा रहे हैं, उतना ही पसीना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहा रहे हैं। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता हर दिन किसी न किसी परिवार से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरे चर्चा को हम लोग फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अगला सवाल होगा कि आजसू ने सीट से कैसे समझौता कर लिया, जबकि पार्टी ने लगातार काम किया है? देखिए, गठबंधन में तो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक परिस्थितियों और तात्कालिक जो चीज़ें होती हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। ये आपका सही सवाल है कि आंसू ने लगातार वहाँ मेहनत कर, चेहरा उमाकांत रजक ही थे और एक अच्छा प्रभाव आंसू ने वहाँ बना लिया था। तो जब सीट शेयरिंग हो रहा था तो सीट शेयरिंग, चूँकि वो सीट भाजपा के लिए भी अपने बड़े नेता की थी, जिसको भाजपा प्रतिपक्ष का नेता बना चुकी थी, तो अब वो प्रतिपक्ष के नेता के लिए, अपना अमर कुमार बावरी के लिए वो सीट छोड़ना भाजपा के लिए मुश्किल था। और सीट छोड़ना और फिर दूसरे किसी नए सीट पर अपने एस्टैब्लिश नेता को ले जाना, जैसे आपने देखा होगा कि 2014 के इलेक्शन में आपने बताया कि मोदी लहर के बाद भी 81,000 वोट अमर कुमार बावरी लाए हैं। तो इसका मतलब एक जनाधार और एक पूरी जमीन अमर कुमार बावरी ने तैयार कर ली है। तो जो सूचना थी हम लोगों को कि उसमें, और इसमें का और एड ऑन करना चाह रहा हूँ कि हाल का जो पूरी राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे आप, तो
जितने भी कार्यक्रम भाजपा के यहाँ हुए पिछले लोकसभा में भी और अभी में भी जो चल रहा था, तो देखें कि मोदी जी के साथ अमर कुमार बावरी हर जगह दिखे हैं, हर स्टेज में भी दिखे हैं। और वो जो जैसे रांची का ही रोड शो था, तो हम लोग याद करते हैं, तो बावरी थे। तो मतलब इनकी कद पार्टी के अंदर भी बढ़ी है। और एक सामाजिक समीकरण भी भाजपा देखती है अमर कुमार बावरी के माध्यम से। तो उन सारी चीज़ों में भाजपा तो समझौता नहीं कर सकती थी, समझौता आंसू को ही करना था। लेकिन देखिए, उमाकांत रजक का भी सब्र जो है ना टूट गया। इसलिए टूट गया कि अगर आप लंबे समय से कहीं संघर्ष करते हो तो एक पॉलिटिकल करियर के हिसाब से आप संघर्ष कर रहे हैं। और सुरेश महतो उनको मना नहीं पाए, कोशिश मनाने की हुई होगी बेशक, सुरेश महतो ने कोशिश की होगी। और उमाकांत रजक के लिए कोई फिर दूसरा सीट नहीं था। लेकिन चर्चा ये थी कि क्या अमर कुमार बावरी को कांके जो आरक्षित सीट है राजधानी का, उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन भाजपा उस समीकरण में जाना नहीं चाह रही थी। नई सीटों पर जाकर, कोई नई सीट पर जाकर रिस्क लेने के मूड में नहीं थी और समीकरण नहीं बन पाया। सर, इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि कितना अहम है भाजपा के लिए ये सीट? भाजपा के लिए तो ये सीट बहुत ही अहम है। और खुद भाजपा से ज़्यादा मुझे भाजपा का मान लीजिए 1-2 सीट इधर उधर हुआ और एक अच्छे पोजीशन में भाजपा आती है तो वो बहुत गणित मायने नहीं रखता है। लेकिन ये सीट अमर कुमार बावरी के राजनीतिक भविष्य के लिए ज़्यादा अहम है कि अगर ये सीट में अगर उन बहुत तगड़े तरीके से नहीं लड़े और कोई समीकरण इधर उधर हुआ तो अमर कुमार बावरी का जो एक ग्राफ हाल के दिनों में पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर सारी चीज़ों में बढ़ा है, तो आने वाले समय में ये बहुत चुनौती वाला है। और ये अहम उमाकांत रजक के लिए भी ये सीट है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिस तरह की एक सीटों पर लड़ाई है और आंकड़ों के लिए जो सीटों की छीना झपटी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चुनाव का कितना बड़ा, मतलब आपको लगेगा कि मैंने चुनावी रंजिश किस तरह से है कि एक सीटों पर, तो उसके लिए तो इंडिया गठबंधन के लिए भी उमाकांत रजक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सीट ये तो हम हैं दोनों के लिए। सर, हमने आजसू और भाजपा की बात की, इसके साथ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन की कैसे स्थिति देख रहे हैं आप इस बार चुनाव में? पूरे ओवरऑल चुनाव? हाँ, ओवरऑल चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है और लड़ाई तो 2 लोगों के बीच ही है, 2 ध्रुवों में ही है। तो और सत्ता में है ये पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। और फिर वही कि मतलब किसी पूर्वानुमान में अभी नैरेटिव्स में जाना उचित नहीं होगा कि क्या स्थिति, लड़ाई लेकिन बहुत है और बहुत तीखा संघर्ष। और मैंने राजनीतिक रोमांच जो है ना चुनाव के बाद भी आपको झारखंड में दिखेगा। मेरा इशारा इतना ही है, ये आप जो अभी चुनाव हो रहा है, चुनाव परिणाम के बाद की भी राजनीति बहुत अहम हो। बहुत शुक्रिया सर इस खास चर्चा के लिए। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रभात खबर। हम जल्दी लौटेंगे एक नए विधानसभा सीट के चर्चा को लेकर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।